सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूं पी.के. अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। उसमें हम आज केरल के विधानसभा चुनाव की चर्चा करेंगे, जहां 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और 4 मई को जब पांचों ही विधानसभा के वोटों की गिनती होगी तो केरल की भी गिनती होगी, यानी परिणाम 4 मई को आएगा। यहाँ पर आज चर्चा करेंगे बीजेपी की संभावनाएं क्या है। मैं कोई ऐसा नहीं कहने जा रहा हूँ कि बीजेपी या एनडीए केरल में सरकार बनाने जा रहा है या केरल में कोई मुख्य विपक्षी पार्टी एनडीए बनना जा रहा है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। केरल में 140 सीटें हैं केरल विधानसभा में और बहुमत के लिए 71 विधायक चाहिए। बीजेपी उसके आसपास भी नहीं है। आपको बात शुरू करते हैं 2016 से। 2016 में बीजेपी केरल विधानसभा में 1 सीट जीती थी। वोट प्रतिशत से 3% था। 2019 में भी वोट प्रतिशत बहुत कम था। लोकसभा चुनाव में कोई सीट नहीं जीती थी। तो अब बीजेपी आगे बढ़ चुकी है। तो इसलिए हम मुख्यतः बात करेंगे 2021 के विधानसभा चुनाव की और 2024 के लोकसभा चुनाव की। देखिए, जब से मोदी सरकार आई है बीजेपी लगातार बढ़त पर है और बीजेपी के साथ एक खास बात यह है, जो आधार ये एक बार प्राप्त कर लेती है उससे आमतौर से नीचे नहीं जाती। 2021 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने केरल में 11 दशमलव कुछ वोट प्राप्त किए थे। गठबंधन के रूप में लगभग 12% से सीट को ही नहीं जीती थी और शायद कुछ 4 या 5 सीटों में बीजेपी एनडीए दूसरे नंबर पर रहा था। तो अब आते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में हम जानते हैं बीजेपी ने 1 सीट जीती थी, एक एमपी बना था और वोट प्रतिशत बीजेपी का अपना 16%, गठबंधन के रूप में 19% था। हम इसे एक आधार मानकर चलते हैं कि क्योंकि बीजेपी नीचे नहीं जाती तो हम मानते हैं इतना वोट तो मिलेगा ही मिलेगा। और अभी हाल में तिरुवनंतपुरम में बीजेपी अपने मेयर बनाने में कामयाब रही है और जो केरल के स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे उसमें भी मैंने पढ़ा है कि बीजेपी 16% वोट प्राप्त करने में सफल रही थी। तो 16% को हम आधार मान के चलते हैं। अब विधानसभा में मैं मान के चल रहा हूँ कि बीजेपी इससे आगे जाएगी। कितना आगे जाएगी ये अलग चीज़ है, हो सकता है 20-22% पार कर दे। वैसे भी जब कोई बार पार्टी यदि 20-22% वोट पार करती है तो भी उसकी सीटें भी बढ़ने लगती हैं। तो हम फिलहाल अपना आधार 2024 के लोकसभा चुनाव को देंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि विधानसभा के आधार पर आंकड़ा देखा जाए तो बीजेपी 11 सीटों पर आगे थी और 9 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। यानी कुल मिला के 20 सीटें ऐसी हैं 140 में से जिनमें बीजेपी पहले और दूसरे नंबर पर है। इसमें सबसे मुख्य बात जो मुझे लगी, इन 20 सीटों में लगभग 15-16 सीटें ऐसी हैं जहां उसकी मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है। यानी जहां बीजेपी 11 सीटें जीती है वहाँ भी 7-8 जगह कांग्रेस का गठबंधन दूसरे नंबर पर है और जहाँ बीजेपी 9 सीटों पर दूसरे नंबर पर है वहाँ पर भी पहले नंबर पर यानी जीता हुआ गठबंधन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है। यानी 20 सीटों में 15-16 पर उसका मुकाबला सीधा यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट से है। इसका सीधा मतलब है बीजेपी जो वोट ले रही है वो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के ले रही है। हालांकि जब कोई पार्टी बढ़ती है वो दोनों ही गठबंधन का वोट लेगी, किसी का कम किसी का ज़्यादा, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कांग्रेस गठबंधन का वोट ज़्यादा ले रही है। अब जैसे आप जानते हैं लेफ्ट फ्रंट पिछले 10 साल से सत्ता में है, निश्चित रूप से उसके विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी भी होगी। उसके पास 99 सीट है। कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसके पास 41 सीट है। अब सवाल ये है क्या एंटी इनकम्बेंसी उसे 99 से इतना कम ले आएगी कि वो सरकार नहीं बना पाए? ये एक देखने वाली बात होगी। अभी कुछ क्या, ये 9 तारीख को 4 मई को पता लगेगा हमें। अब दूसरा सवाल महत्वपूर्ण सवाल है, अगर लेफ्ट फ्रंट सत्ता से बाहर जाता है उसकी सीटें कम होती हैं, वोट कम होते हैं, तो निश्चित रूप से इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा।
इसमें कोई संदेह नहीं है। कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है। एंटी इनकम्बेंसी का लाभ कांग्रेस उठाएगी, भले ही कुछ वोट बीजेपी ले जाए। अब सवाल ये है, क्या कांग्रेस इतना लाभ उठा ले कि सरकार तक पहुंच सके, ये एक सवाल है। अभी कांग्रेस की 41 सीटें हैं, यानी कांग्रेस को बहुमत में आने के लिए 30 सीटें और चाहिए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, जो जिन सीटों पर बीजेपी का टक्कर दे रही है वो 15-16 सीटें तो कांग्रेस वाले गठबंधन की है। अगर बीजेपी का वोट बढ़ता है तो हो सकता है वो नुकसान भी कांग्रेस को हो। उस स्थिति में क्या होगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो मैं आप जैसे पहले ही कह चुका हूँ, बीजेपी कोई सरकार बनाने नहीं जा रही, ना ही मुख्य विपक्षी पार्टी बन रही है। मैं देख रहा था 2021 के चुनाव में लेफ्ट गठबंधन जो सत्ता में आया था उससे लगभग 45% वोट मिले थे और कांग्रेस को लगभग 35% के आसपास वोट मिले थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा पलट गया। कांग्रेस गठबंधन को 45%, उन्हें भी 35 से कुछ कम हो गए थे लगभग। अब सवाल ये है, अब क्या होगा। जैसे मैंने बताया कि अगर मान लिया किसी का आंकड़ा गिरता है, बीजेपी का बढ़ता है, बीजेपी का बढ़ेगा ये तो मैं मान के ही चल रहा हूँ। बीजेपी सत्ता में नहीं आ रही, ये भी मैं कह चुका हूँ। बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी बन रही, ये भी मैं कह चुका हूँ कि बीजेपी 16 से आगे जाएगी, इसमें तो मुझे कोई संदेह नहीं है। 20-22 तक जाएगी या 25 तक जाएगी। अब कल्पना करें, यदि बीजेपी 20-22 से आगे 25-26 पहुँच गई तो वो नुकसान किसे होगा। फिर अगर ऐसा कुछ हुआ तो जो मुख्य विपक्षी पार्टी बनने वाली होगी या वर्तमान में होगी, उसका सियासत खतरे में पड़ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो फिलहाल वहाँ पर देखते हैं क्या संभावनाएं बन रही हैं। 3 विकल्प मैंने आपको दिए हैं कि नंबर 1, एनडीए का लेफ्ट गठबंधन एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी सरकार बना लेगा। दूसरा विकल्प, लेफ्ट गठबंधन एंटी इनकम्बेंसी के 10 साल की सत्ता के बाद सत्ता गंवा देगा और सत्ता कांग्रेस के हाथ में आ जाएगी। तीसरा संभावना ये है कि लेफ्ट गठबंधन सत्ता गंवा दे और कांग्रेस भी बहुमत ना बन कर पाए, तब क्या होगा, तब सरकार कैसे बनेगी। सरकार हालांकि तब भी एक बड़ा गठबंधन सरकार बना लेगा, लेकिन फिर विधायकों की इधर उधर जाना शुरू हो जाएगा। बीजेपी की इसमें कोई भूमिका मुझे नज़र नहीं आ रही है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि बीजेपी के विधायक कहीं जाते भी नहीं हैं। तो ये 3 संभावनाएं मैं लेकर चल रहा हूँ। आप भी ध्यान रखिए। तो परिणाम क्या आएगा 4 मई को पता लगेगा। इसके बारे में और कोई जानकारी मुझे लगी, कोई सूचना मुझे लगी, कुछ और कहने का मेरे पास हुआ तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।